औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट कर लेते हैं चैप्टर 6 सिंपल केमिकल रिएक्शंस के टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बर्निंग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ वो कह रहे हैं कि बर्निंग जो है वो एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है। तो बर्निंग इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट एनर्जी इज़ गिवन ऑफ इन दिस रिएक्शन। मैंने आपको अपने जो प्रीवियस मैंने आपको सिंपल केमिकल रिएक्शंस की बुक में से एक्सप्लेनेशन बताई थी, तो मैंने आपको यही समझाया था कि जो एंडोथर्मिक होते हैं ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग की हीट को। ठीक है, जैसे बर्फ़ का क्यूब है तो वो सराउंडिंग जो उसके है वो हीट है ना, तो वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाता है। और जो एक्सोथर्मिक होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपने अंदर से जब उनको बर्न किया जाता है तो वो अपने अंदर से हीट देना शुरू कर देते हैं। अब आप एक तरफ क्यूब देखो, क्यूब अपने अंदर से हीट नहीं देता जब वो मेल्ट होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके ठंड देना शुरू कर देता है, अपनी सराउंडिंग में ठंड छोड़ना शुरू करता है और सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देता है। जबकि अगर आग जल रही है तो आग की लकड़ी जो है ना वो अपने अंदर से हीट देना शुरू कर देगी। तो जो चीज़ अपने में से हीट रिलीज़ करती है वो एक्सोथर्मिक होती है और जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करती है वो एंडोथर्मिक होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्साइड, विच ऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है। व्हेन फ्यूल बर्न्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। आप देखिए कोई भी फ्यूल है ना, अगर वो बर्न करता है, जैसे आप कार्बन ले लेते हो, कार्बन क्या है, कोयले की फॉर्म है। आप कोयले की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप लकड़ी की शक्ल में या कोयले की शक्ल में उसको लेकर अगर बर्न करते हो तो आपको पता है जलाने के लिए ऑक्सीजन एयर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज़ जलेगी नहीं। तो जब ऑक्सीजन और वो फ्यूल बर्न होकर आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो वो हीट और लाइट की शक्ल में नज़र आते हैं। यही उनकी एनर्जी होती है, वो हीट भी देते हैं, वो लाइट भी देते हैं। तो ये जो फ्यूल है, द फ्यूल बिकम्स ऑक्सीडाइज। तो वो फ्यूल जब हीट और लाइट देना शुरू कर देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उन्होंने क्या किया है, रिएक्ट किया है और बाउंडिंग कर ली है विद द फ्यूल, या फ्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट है, वो कार्बन है या वो लिथियम है या वो हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन ने उनके साथ बॉन्डिंग कर ली है, उसके एटम्स ने। तो जब ये बॉन्डिंग हो जाती है, वैसे तो जब ये ऑक्साइड CO2 बर्न होने के बाद हमें सिर्फ लाइट और हीट की शक्ल में नज़र आता है, लेकिन इसका जो धुआं होता है ना वो कलरलेस होता है, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो होपफुली आपको उसकी समझ आई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पर, कि व्हेन फ्यूल बर्न्स इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है जो फ्यूल है, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया है और अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर चुके हुए हैं। द फ्यूल बिकम्स ऑक्सीडाइज, और अब फ्यूल वो क्या बन चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है। और ऑक्सीडाइज किस शक्ल में आ गया, क्योंकि कार्बन का फ्यूल था तो हम उसको CO2 बोलेंगे, यानी कार्बन का एक, और कार्बन क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन ने उसके साथ दो ऑक्सीजन के एटम्स ने बॉन्डिंग की है, एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू हाइड्रोकार्बन व्हेन इट बर्न्स, और ये भी बताएंगे जब वो जलता है तो क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का जो है ना एलिमेंट होता है। अब जब ये जलते हैं व्हेन दे बर्न, तो इनमें से क्या निकलता है, पानी और CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इनको याद करना बहुत आसान है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें मैम ऑक्सीजन की तो बात हुई नहीं। तो देखो बच्चों, बर्निंग उसी वक्त अकर होगी, उसी वक्त जलना मुमकिन होगा जब ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होगी। अगर वो नहीं है तो फिर ये बर्निंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको समझाती हूँ कि वाटर कैसे बना है। अब जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन जल रहे थे ना एयर के साथ, तो हाइड्रो जो है ना उसके साथ ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो वो पानी की शक्ल में आ गया है। और जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग की है, दो ऑक्सीजन के एटम्स ने, तो उसको उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी CO2 बना दिया। और जो वाटर बना है वो किस तरह बना है, ऑक्सीजन ने हाइड्रो के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी बाउंडिंग की है, एक हाइड्रोजन का और दो ऑक्सीजन के जब मिले हैं आपस में, क्या कहते हैं, एटम्स, तो पानी बन गया, यानी H2O बन गया है। वो CO2 बना है और ये H2O या वाटर बन गया है।
Fourth question is, why do our bodies need fuel? Where does this fuel comes from? हमारे जिस्म को क्यों फ्यूल की ज़रूरत होती है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, हमारे जिस्म को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम कोई काम कर सकें, उठकर खाना खा सकें, या चल फिर सकें, या स्कूल का काम कर सकें, या खेल सकें, इन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंज्यूम करना पड़ता है फूड, हमें खाना खाना पड़ता है। द फूड वी ईट प्रोवाइड अस फ्यूल, और वो फ्यूल जो एनर्जी बनाने के लिए चाहिए वो हमें कौन दे रहा है? वही फूड जो हम खा रहे हैं, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में वो फ्यूल होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आपके जो है ना फास्ट मील्स आ सकते हैं, उसमें आप स्नैक ले सकते हो, चिप्स आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जो भी कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़, बिस्किट्स हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट आपको जिसम में जो है ना फ्यूल बना देते हैं और आपको ताकत मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज टार्निश्ड मीन, व्हाट कॉज मेटल टू टार्निश? टार्निश क्या होता है? मेटल क्रूड्स whenever a chemical such as water, air or acid attack its surface। कोई भी मेटल हो ना, नोबल मेटल्स को हटा के, नोबल मेटल्स में गोल्ड और चांदी आता है, ठीक है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर से हवा लग रही है उनको, या पानी लग रहा है, या कोई एसिड लग रहा है, वो अपनी हालत नहीं बताते। लेकिन अगर कोई और मेटल है, जैसे सपोज हम आयरन को ले लेते हैं, अगर उसको एक्सपोज किया जाए पानी के सामने ज़्यादा, क्यों कहते हैं कि लोहे की चीज़ उस पर पानी न डालो, जंग लग जाएगा, ठीक है ना, और हवा में भी ज़्यादा उसको नहीं रखते, उस पर पेंट कर देते हैं, या अगर उसको कोई एसिड लग जाए तो क्या होता है, वो क्रूड होना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है उसकी सरफेस के ऊपर, अगर पानी, हवा या एसिड अटैक करते हैं। फर्स्ट द मेटल लूजेस इट्स शाइनी सरफेस, पहले तो वो क्या, अपनी जो उसकी शाइनी सरफेस है वो ऐसे खुरदरी होना शुरू होती है, और ना ऐसे धुंधली धुंधली सी नज़र आनी शुरू होती है, या उसकी वो चमक नहीं रहती। इट बिकम्स टार्निश्ड, वो इसी चीज़ को टार्निश होना बोलते हैं, या रस्टिंग होना बोलते हैं, यानी अजीब सा उसका रंग हो जाता है। देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे एंड वीकेंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता भुरती 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 ना उस जंग लगते लगते वो चीज़ आयरन रहती ही नहीं, वो बिल्कुल ही गल सड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ रस्ट? एक्सप्लेन वाई पेंटेड मेटल डजेंट गो रस्ट। When iron combines with oxygen in the presence of water, brown iron oxide is formed। ये जो जंग होता है ना, रस्ट, वो उसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और ये कब होता है? इसमें बर्निंग का कोई अमल नहीं है, इसमें जब पानी और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो आयरन के ऊपर जो है ना रस्ट बननी शुरू हो जाती है। अगर आप पानी में कोई मेल रख दो आयरन का 2 4 5 10 दिन के लिए, तो उसके ऊपर जब आप बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की ना लेस या पाउडरी फॉर्म आ जाएगी, तो वो क्या है, वो रस्ट होगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्ट किया वाटर ने विद ऑक्सीजन, और उसकी रिएक्शन के सबब में ये रस्टिंग स्टार्ट हुई। और इसी आयरन ऑक्साइड को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? रस्ट के नाम से जानते हैं। टेस्ट योर सेल्फ है पेज नंबर 103। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल एंड एन इरिवर्सेबल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन जो रिवर्स हो जाते हैं, कौन से रिएक्शन जो रिवर्स नहीं होते? तो हम पहले रिवर्सेबल रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन विच कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस, आर कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन। दे आर शोन बाय डबल एरोज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरो बैकवर्ड जा रहा है और एक फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये वो रिएक्शन है जो आप जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, वो ब्लू होता है, तो जब हम उसको हीट देते हैं वो वाइट हो जाता है, फिर दोबारा हम उसमें पानी डालते हैं तो फिर ब्लू हो जाता है, तो वो रिवर्सेबल है, ठीक है। हम इसको कहेंगे कि जी हम बार बार ये काम कर सकते हैं, चाहे जितनी दफ़ा चाहें। इसी तरह और रिवर्सेबल जो रिएक्शंस हैं उनके लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? हम डबल एरो का, एक फॉरवर्ड जा रहा होता है और एक बैकवर्ड आ रहा होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है। वहाँ रिवर्सेबल लिखने की बजाय हम ये 2 एरोज डाल देते हैं अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में, जिससे इस एरोज को देखते ही पता लगता है कि भी अच्छा ये वो केमिकल्स हैं जो रिवर्सेबल हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो अब इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। The reaction that can occur in only forward direction are called irreversible reaction. They are shown by single arrow. और यहाँ पर सिर्फ सिंगल एरो फॉरवर्ड में जो आगे की तरफ जा रहा हो ना, यहाँ वो डला नहीं हुआ एरो, ठीक है ना, तो जो आगे की तरफ इशारा कर रहा हो एरो, सिर्फ वही डाला जाता है, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकते, वापस हम उनको नहीं ला सकते। जैसे ब्रेड को अगर आप टोस्टर में डालकर जला देते हैं ना, तो आप वापस उसको वो सॉफ्ट ब्रेड का स्लाइस नहीं बना सकते, तो वो रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। तो ये दोनों की
हमने कर ली, यानी एरोज से हमें पता चल जाएगा। अगर सिंगल एरो है और वो उसकी शक्ल फॉरवर्ड की तरफ है, आगे की तरफ जा रहा है, तो वो इरिवर्सिबल है, और अगर रिवर्सिबल है तो उसमें दो एरोज हैं, एक फॉरवर्ड में और एक बैकवर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू इक्वेशन शोइंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैव अ डबल एरो। डबल एरो क्यों होता है अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रही होती हैं? तो जो भी इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन, जिसमें आपको दो रिएक्टेंट दिए होते हैं और उसकी प्रोडक्ट दी होती है। तो द रिवर्सिबल एरो शोज दैट द रिएक्शन कैन गो इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। वो एरोज हमें बता रहे होते हैं कि रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकता है और हम इसको फिर दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं, फिर दोबारा रिएक्शन करवा सकते हैं इनका, और फिर दोबारा इनको वापस इनकी असली हालत में ला सकते हैं, इसलिए वो एरोज डाले होते हैं। अब अजान हो रही है, अब अजान के बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 इज गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो बच्चों, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होती है ना, उसको हम पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। पेंटाहाइड्रेट कॉपर वो होती है विच कंटेन वाटर, और एनहाइड्रस जो होती है उसमें वाटर नहीं होता, उसकी प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि हम हीट जब देते हैं ना पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट को या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, तो उसमें से वो वाटर को लूज़ करती है। सारी बात है, वाटर स्टीम बन के ऊपर चला जाता है हवा में, और पीछे क्या रह जाती है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रहती है विच इज़ वाइट इन कलर, जो वाइट कलर की होती है। अगर हम उसमें दोबारा से पानी डालें ना, तो वो दोबारा से किस कलर में चली जाएगी? वो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगी या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगी, ब्लू कलर में आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अब दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये भी एक जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है। बहुत मज़े का काम है ये, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी। अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन? सिंथेसिस रिएक्शन। अब सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन वो है जब दो अलग तरह के एटम्स या एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक बिल्कुल नई चीज़ बना देते हैं, तीसरा कोई कंपाउंड या कोई एटम जो है ना वो बनाते हैं। और ये दो, इसमें दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। इसमें एंडोथर्मिक भी होता है ये, और एक्सोथर्मिक भी होता है। इन द फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक, वो कैसे कि इट इज़ द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट नीड्स हीट फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हीट हमें देनी है, हमें एक किक स्टार्ट करना है ना उसको, यानी पहले थोड़ी सी आग चिंगारी दिखानी है, और जब चिंगारी मिल जाएगी तो जब वो बर्न होना शुरू होगा, जब हमने चिंगारी दिखाई, जब तक उसको बाहर से उसकी सराउंडिंग से हीट चाहिए थी, वो एंडोथर्मिक था। अब जब उसको हीट की हल्की सी चिंगारी नज़र आई, तो अब वो खुद बर्न होने लग गया और लाइट भी देने लग गया और हीट भी देने लग गया। तो अब वो किस चीज़ में चेंज हो गया? वो एक्सोथर्मिक में चेंज हो गया। अब वो अपनी सराउंडिंग में हीट छोड़ना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो ये एंडो और एक्सो दोनों इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इस in hot CO2 gas is given as a waste product. Is this chemical reaction endothermic or exothermic? तो बच्चों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसको जलाने के लिए हमें किलिन या तंदूर टाइप चीज़ होती है, जिसमें हमें फर्नेस में डालना पड़ता है तो ही ये जलता है। हमें इसको खुद जलाना पड़ता है। तो आपको पता है कि जब इसको सराउंडिंग से हीट चाहिए जलने के लिए, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का सबब बनेगा। और अगर ये खुद हीट देना शुरू कर दे, लाइट देना शुरू कर दे, तो ये एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए क्योंकि अब इसको हीट चाहिए और हम इसको जलाने के लिए क्लिन में या तंदूर में डाल रहे हैं, तो इट मीन्स, या फर्नेस में डाल रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पार्ट 2 जो है, राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइम। लाइम के प्रोडक्शन के लिए हम बताएं कि कैसे लाइम जो है ना चेंज हो जाता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो कैल्शियम और कार्बोनेट, यानी दो कंपाउंड फॉर्म में चीज़ों को हम लेते हैं। इसमें कार्बोनेट भी है और कैल्शियम भी है, दो चीज़ें हैं, कंपाउंड है ना, ठीक है, यानी डीकम्पोजिशन हम करने लगे हैं इसमें। तो आगे चलकर ये क्या हमें प्रोडक्ट में दे रहा है? दो ही चीज़ें दे रहा है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और डाई का मतलब होता है दो, यानी ऑक्सीजन के दो और कार्बन का एक। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ बुक में कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। जब आयरन नेल को हम प्लेस करेंगे सोल्यूशन में जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है,
तो उस बीकर में जब हम डालेंगे ना तो क्या होगा, आयरन के कुछ मॉलिक्यूल्स आयरन नेल के ऊपर से उतर कर उस सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। अब उस सोल्यूशन में उनके बैठने की जगह नहीं है, तो उस सोल्यूशन में मौजूद कॉपर जो है ना वो कहेगा जी भाईजान आए, आप हमारी सीट पे बैठ जाए, और हम आपके नेल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी वहाँ से आयरन उतरा, सोल्यूशन में आके बैठ गया, और सोल्यूशन में मौजूद कॉपर अपनी सीट से उठे, उसको जगह दी आयरन को बैठने की, और उतने ही तादाद में उठकर कॉपर के जो है ना एटम्स वो आयरन के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर या कील के ऊपर जाकर बैठ गया। और जब आपने इसको रिमूव किया फ्रॉम द बीकर तो आप देख सकते हैं कि आयरन उसके साथ चिपका होगा, सॉरी आयरन नेल के साथ कॉपर चिपका हुआ होगा। तो ये इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी इधर की चीज़ उधर चली जाती है, उधर की चीज़ इधर आ जाती है। ये बड़ा आसान तरीका है रिएक्शन का। वुड यू से रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? तो मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था कि दीज आर फिजिकल चेंजेस। क्यों? बिकॉज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस डोंट चेंज। जब मॉलिक्यूल चेंज ही नहीं हो रहे, मॉलिक्यूल अपनी उसी हालत में मौजूद हैं, बस शेप ही उनकी चेंज हुई है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। क्योंकि जब केमिकल चेंज होता है तो एक नई प्रोडक्ट बन जाती है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो अपना आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और अपने में से एक नई चीज़ को बनाते हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि ब्लू कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे है मुझे पता लगा, आप हीट के नीचे 2 एरोज़ दे रहे हो। जब आप हीट देते हो तो वो कॉपर सल्फेट बन जाता है और वाइट कलर में आ जाता है, और जब आप उसको ठंड में रखते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है वापस, यानी ठंड का क्या मतलब, उसमें पानी ऐड किया तो वो ठंडा हो गया, तो वापस ब्लू कॉपर सल्फेट बन जाता है। तो इसलिए ये 2 एरो देखते साथ हमें पता चल जाता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ब्लू कॉपर सल्फेट को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। और जब इसमें से हीट देने के बाद ये ब्लू से वाइट होता है ना तो इसको एनहाइड्रोस बोलते हैं, एनहाइड्रोस कॉपर सल्फेट कहते हैं। और अगेन इसको जो है ना अगर हम पानी डालेंगे तो ये वापस से रिवर्स होके ब्लू कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हीट रिलीज़ हुई है इसमें से, तो जब किसी चीज़ में से हीट रिलीज़ होती है तो वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, और पहले उसको हीट की ज़रूरत थी तो उस वक़्त वो एंडोथर्मिक था, बाद में वो खुद रिलीज़ करने लग गया हीट तो वो एक्ज़ोथर्मिक बन गया। तो इसमें भी 2 रिएक्शंस इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो होपफुली आपको इस सारे लेसन की और इस एक्सप्लेनेशन की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।